Hello students, welcome to daily newspaper analysis for 18 जुलाई 2024। तो आज का न्यूज़पेपर शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं आज का थॉट फॉर द डे क्या कहता है हमसे। तो थॉट कहता है टू लर्न समथिंग न्यू यू नीड टू ट्राई न्यू थिंग्स एंड नॉट बी अफ्रेड टू बी रॉन्ग। आप नया कब सीख सकते हो कुछ? जब आप कुछ नया करोगे। मान लो आपको पेंटिंग करने का बहुत शौक है एंड आपको उस फील्ड में अपने आप को एक्सप्लोर करना है। ठीक है, हो सकता है वैरायटी बहुत टाइप की पेंटिंग्स होती है, तो आपको किसी एक पर्टिकुलर टाइप की पेंटिंग में करना है, बट आपको लगता है नहीं उस पेंटिंग में भी शायद मैं अपना काम कर सकूं, है ना? तो शुरू तो करो। शुरू करोगे फिर आपको समझ आएगा। मान लो ए एंड बी, ठीक है, दो पेंटिंग है, आपको ए भी अच्छा आता है बी भी अच्छा आता है। ठीक है, आप सोच रहे हो मैं ए में करूं या बी में करूं, शुरू तो करो। ए को पहले करो, फिर आपको उसके लूप होल्स के बारे में पता चलेगा कि आप कौन सी चीज अच्छे से कर सकते हो। तब आपको पता चलेगा ईदर यू आर गुड फॉर ए और बी। ए फिर काम नहीं करा, फिर बी को ट्राई करो। गलत होने से डरना मत, क्योंकि खुद के गलतियों से खुद के रॉन्ग होना जो होता है ना, रॉन्ग काम करोगे, आप गलत चीजें करोगे, मिस्टेक करोगे, तो ही आप ग्रो करोगे, आगे बढ़ोगे। तो नई चीजों को एक्सप्लोर करना, नई फील्ड को एक्सप्लोर करना, नई चीजों को सीखने में कभी भी ना ये मत सोचना कि यार गलत हो जाएगा, तो यार ये गलती तो नहीं हो रही, है ना? एक ही लाइफ है, इसे जितना चाहे एक्सप्लोर करो, जो आपका मन करे, इन अ प्रोडक्टिव वे, इन अ पॉजिटिव वे। ये नहीं कि जो मन करे उसके नाम से आप कुछ भी कर लो जो आपके हेल्थ के लिए सही नहीं हो, जो आपके ग्रोथ के लिए सही नहीं हो, बोथ फिजिकली मेंटली स्पिरिचुअली। ठीक है, जो सही हो, इन ए गुड वे, इन ए पॉजिटिव वे, इन ए हेल्दी वे, जो भी चीज आपको करना है वो करो। क्योंकि गलती करोगे तो ही सीखोगे, गलती करोगे तो ही एक्सपीरियंस से अपना सीखोगे एंड आपको पता चलेगा कि आप क्या हो, क्या बन सकते हो एंड किस चीज से कहाँ से क्या निकल के उभर सकते हो आप। ठीक है, तो कभी भी नई चीजों को ट्राई करने में डरना नहीं है। ठीक है, चीजें ट्राई करो, नया सीख मिलेगा आपको उससे कि आप आगे और कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो, फिर नया कुछ ट्राई करो। ठीक है, जिंदगी इसी का नाम है। तो चलो, आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस हम शुरू करते हैं। जो इम्पोर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यूज है तो वो हम शुरू करते हैं। एंड टुडे 18th जुलाई हमारा 1 मंथ ऑफ न्यूज़पेपर एनालिसिस कंप्लीट होता है। ठीक है, तो चलिए एंड में बोलेंगे। अभी शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। आज का हमारा फर्स्ट न्यूज़ है वो है अल्टरेशन ऑफ एससी लिस्ट, दैट इज शेड्यूल कास्ट लिस्ट। ओके, तो हमारा ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही फिलहाल में जो गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट की जो नोटिफिकेशन थी 2015, जहाँ पे बिहार गवर्नमेंट ने कहा था कि तांती तंतुआ कम्युनिटी को एससी लिस्ट में, शेड्यूल कास्ट लिस्ट में लाया जाए। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने मना किया कि आपको कोई हक नहीं बनता, स्टेट की कोई अथॉरिटी नहीं होती है कि आप एससी लिस्ट चेंज करो। ठीक है, इस एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट है, ये वाले एससी का मतलब शेड्यूल कास्ट है। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज ना होना कि दिस इज अबाउट द सुप्रीम कोर्ट। ओके, देन अब ये न्यूज में है, ये हो गया। अब हमें जानना है तांती तंत्र, ये जो कम्युनिटी है ये बेसिकली, इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना जरूरी है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये हिंदू कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो कपड़े क्लॉथ मर्चेंट या सिलाई करते कपड़ों, उनकी जो कम्युनिटी होती है वहां से वो बिलोंग करते हैं। कहाँ कहाँ इनकी प्रेजेंस पाई जाती है? गुजरात, महाराष्ट्र वेस्ट साइड से, झारखंड, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, थोड़ा सा ईस्टर्न बेल्ट जो साइड है वहां से, यूपी इस तो थोड़ा सा बीच का हो गया। ठीक है, तो ये सारे स्टेट्स में इनकी प्रेजेंस पाई जाती है। तो अब कोर्ट ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट को कोई ऑथोरिटी नहीं है कि वो एकदम से एससी लिस्ट को, मीन शेड्यूल कास्ट लिस्ट को चेंज कर दे अंडर आर्टिकल 341। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 341 डील करता है एससी लिस्ट के तहत। हमें क्या कहता है आर्टिकल 341(1), जो वो क्या कहता है कि the Indian Constitution vests the power to specify scheduled caste in various state and union territory with the President of India। कि किसी भी स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में शेड्यूल का स्पेसिफाई कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड आर्टिकल 341(2) क्या कहता है? इट एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द लिस्ट। ठीक है, दस एनी चेंज इन द लिस्ट नेसेसिटेट्स एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन स्पेसिफाई कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट उसको मॉडिफाई कौन करने की हक किसको है? पार्लियामेंट। एंड पार्लियामेंट अगर इस चीज को मॉडिफाई करता है देन वी विल नीड अ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट?
Then a state government proposes the inclusion or exclusion of a community from the SC list. ये जो अल्टरेशन होती है उसकी प्रोसीड्यूर के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे हमने जान लिया थोड़ा सा आर्टिकल एंगल से किसको हक है। अब मान लो अल्टरेशन करना है तो वो प्रोसीड्यूर क्या होता है? वो होता है पहले जो स्टेट गवर्नमेंट जिनको लिस्ट में अल्टरेशन लानी है वो प्रपोज करते हैं अबाउट द इंक्लूजन, किसी को इंक्लूड करना है या किसी को हटाना है उस लिस्ट से, वो प्रपोज करते हैं। जो स्क्रूटिनाइज किसके द्वारा फिर की जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। याद रखना, स्टेट गवर्नमेंट पहले स्टेप में प्रपोज करते हैं अबाउट द इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, फिर उस चीज को स्क्रूटिनाइज करते हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। फिर वो प्रपोजल जो है वो इवोल्यूशन होता है बेस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, हिस्टोरिकल डाटा। क्यों? क्योंकि क्राइटेरिया के इंक्लूजन के लिए एक्सट्रीम सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होनी पड़ेगी, है ना? तो ये सारा कुछ इवैल्यूएशन करता है विद द इनपुट्स। इनपुट्स कौन देता है? मींस ये सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, हिस्टोरिकल डाटा, वो इनपुट कहाँ से हमें मिलता है? फ्रॉम द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। फिर जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट होती है वो अपनी एक्सपर्ट रिकमेंडेशन देती है, बिकॉज इस कमीशन को इस चीज के लिए स्पेसिफिकली बनाई गई है एससी कम्युनिटी के लिए, तो दे विल गिव देयर एक्सपर्ट रिकमेंडेशन। फिर जो कैबिनेट होती है वो रिव्यू करती है उस प्रपोजल को, एनसीएससी जो रिकमेंडेशन देती है उसको भी वो रिव्यू करती है, फिर अप्रूवल ग्रांट करती है फॉर अमेंडमेंट। फिर अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहाँ लाया जाता है? पार्लियामेंट में लाया जाता है, राइट। एंड फिर बिल वो पास होने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। स्पेशल मेजोरिटी यानी मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ बोथ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, एज वेल एज मेजोरिटी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच हाउस। तो स्पेशल मेजोरिटी से हमारी अमेंडमेंट पास होगी। एंड जब अपन द पैसेज बाय बोथ द हाउसेस, फिर बिल किसको सेंड किया जाता है? प्रेसिडेंट फॉर एसेंट। एंड जब प्रेसिडेंट एसेंट दे देते हैं तो वो अमेंडमेंट टू द एससी लिस्ट आर ऑफिशियली इनेक्टेड। That is all about 341.2 and 341.1. Okay, तो this was all about alteration of SC list, किसको हक है, अगर हक है तो प्रोसीड्यूर क्या है हमने जान लिया। ठीक है। अब जो दूसरा न्यूज है वो है इसरो लॉन्च व्हीकल। न्यूज में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली द चेयरमैन ऑफ इसरो स्टेटेड दैट इसरो लॉन्च व्हीकल की जो कैपेबिलिटी है ना वो 3 times द डिमांड है। मीन्स उतनी डिमांड ही नहीं आ रही जितनी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, डिमांड मानो आ रही है 10, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं 30 या 40, तो 3 times ज्यादा हो रहा है प्रोडक्शन देन डिमांड। तो जो सफिशिएंट डिमांड जो होती है ना वो क्रिएट नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो ये हो गया न्यूज। अब हम देखते हैं कि हमारी लॉन्च व्हीकल किस किस टाइप की है, थोड़ा सा आइडिया के लिए आपको जरूरत है। तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसे हम कहते हैं SSLV, ये जो स्मॉल पेलोड्स है उसको हम लॉन्च करने के लिए ये यूज कर सकते हैं, नाम में ही है स्मॉल। देन पोलर सैटेलाइट वे लॉन्च व्हीकल, ये कौन सा? फॉर लॉन्चिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन, जियो स्टेशनरी एंड नेविगेशन पेलोड। ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन, जियो स्टेशनरी, नेविगेशन किस किस से होता है? SSLV नहीं, PSLV से होता है। ठीक है, एंड नोन फॉर इट्स, ये कंसिडरेड हाई सक्सेस रेट एंड वर्कड एज द वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। किसको? PSLV, क्योंकि बहुत हाई सक्सेस रेट इनकी पाई जाती है। देन दूसरा है GSLV, दैट इज जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये हैवियर जो पेलोड्स है उनमें यूज होता है, पर्टिकुलरली जो हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है अप टू 2 टोन्स। ठीक है, एंड फिर होता है हमारा लॉन्च व्हीकल Mark 3, दैट इज LVM 3। ये पेलोड अप टू 4 टोन क्लास कम्युनिकेशन सैटेलाइट एंड 10 टोन क्लास पेलोड टू लो ऑर्बिट्स। तो GSLV जो होती है अप टू 2 टोन ले सकती है पेलोड, एंड ये जो लॉन्च व्हीकल मार्क होती है वो 4 टोन की कम्युनिकेशन सैटेलाइट ले सकती है या 10 टोन की लो अर्थ ऑर्बिट में जो पेलोड्स है वहां पे 10 टोन की पेलोड्स भी ले सकती है। तो थोड़ा सा ना ये टिडबिट्स याद रखना, क्योंकि प्रीलिम्स में पहले भी आया हुआ है। एलिमिनेशन से तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हाँ एलिमिनेशन से फैक्ट आया, नंबर आया तो गलत होगा, कभी कभी सही भी तो हो जाए, तो थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कितने टोन का एंड कितना डिफरेंस डिफरेंस बेसिक क्या है। ठीक है, फिर लिमिटेशन ऑफ करंट लॉन्च व्हीकल। अभी जो हमारे लॉन्च व्हीकल्स है उसमें क्या क्या लिमिटेशन, चैलेंजेस क्या क्या? लो पेलोड कैपेसिटी। इंडिया की जो ये 11 में 3 है ना जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 10 टोन तक कर सकते हैं, उसमें भी it has less than 1/3 of the capacity of China's Long March 5.
मीन्स ज़्यादा अगर एम्बिशियस मिशन हम करें चंद्रयान 4 जिसमें ज़्यादा अपग्रेडेड चाहिए होता है न्यू व्हीकल, उसमें हमारी ये अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। जो चाइना की लॉन्ग मार्च 5 है वो तो काफ़ी हद तक इससे एफिशिएंट है, तो वी नीड दैट अपग्रेडेशन, फ्यूचर अपग्रेडेशन हमें चाहिए होगा। इसलिए इसरो प्लान टू अपग्रेड द LVM-3, ये जो हमने पढ़ा LVM-3, उसको सेमी क्रायोजेनिक इंजन से हम अपग्रेड करने की प्लान कर रहे हैं ताकि हम पेलोड को और इंक्रीज कर सके टू 6 टन टू जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। जो 4 टन की है ना, वो हम 6 टन तक कर सके। ओके, दे ऑल्सो इंटेंड टू डेवलप ए न्यू लॉन्च व्हीकल कॉल्ड नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल और प्रोजेक्ट सूर्य टू कैरी 10 टन्स ऑफ GTO। ऑल्सो ये 6 टन की तो कर ही रहे, 10 टन भी ताकि हम ले सके, तो हम नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV भी ये सब लॉन्च करने की डेवलपमेंट चल रही है। ठीक है, और हम रिलायंस बहुत दूसरे फॉरेन लॉन्च व्हीकल में भी हम रिलाई करते हैं, है ना, फॉर हेवी आई पेलोड, क्योंकि हमारी लो पेलोड कैपेसिटी है। जैसे एरियन V हो गया, स्पेस एक्स की Falcon 9 हो गई, तो वो सब में हम रिलाई करते हैं। तो दीज आर ऑल लिमिटेशन ऑफ आवर करंट लॉन्च व्हीकल विच वी शुड नो। ओके, देन जो तीसरा न्यूज है हमारा वो है बिम्स्टेक के बारे में। वो न्यूज में क्यों है, क्योंकि द सेकंड रिट्रीट ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ बे ऑफ बंगाल फॉर मल्टी सेक्टरल ट्रेनिंग एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म याद रखना, कभी कभार फुल फॉर्म आती है। बे ऑफ बंगाल बी से, इनिशिएटिव आई से, मल्टी सेक्टर दैट इज MS, टी से टेक्निकल, ई से इकोनॉमिक एंड सी से कॉपरेशन दैट इज बिम्स्टेक। तो अभी हाल ही फिलहाल में इनकी एक गेट टुगेदर हुई दैट इज रिट्रीट, सेकेंड रिट्रीट ऑफ बिम्स्टेक न्यू दिल्ली में, जहाँ पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने एम्फेसाइज किया द नीड फॉर बिम्स्टेक टू एड्रेस रीजनल चैलेंज, जैसे कि सेटबैक्स फेस बाय म्यांमार, जहाँ पे उनका अपना क्लैशेस चल रहे हैं बिटवीन मिलिट्री जुंटा अगेंस्ट वेरियस एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो उस केस को भी हाईलाइट किया गया ताकि हम बिम्स्टेक के द्वारा रीजनल चैलेंजेस को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो बिम्स्टेक है क्या? इट्स अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से 7 मेंबर हैं? बांग्लादेश, भूटान, ठीक है, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। ठीक है, इसमें ना बिम्स्टेक है तो मत सोचना कि यहाँ पे S है तो नेपाल कहाँ से है, N नहीं है। थोड़ा बिम्स्टेक का फुल फॉर्म याद रखना, लेकिन कंट्री के नाम से इसका नाम नहीं। जैसे सार्क में आप सोचते हो ना, S से एक कंट्री, A से एक कंट्री है, फिर दोबारा और एक A से, R से कंट्री है। यहाँ पे वैसा नहीं है, बिम्स्टेक का अलग फुल फॉर्म है एंड यहाँ पे ये 7 कंट्रीज होती है। ठीक है, ये फॉर्म कब हुआ था? 1997। किस लिए? टू प्रमोट मल्टीफेसेट टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग द कंट्रीज ऑफ बे ऑफ बंगाल रीजन, इसलिए इसका नाम ही कहता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, राइट। देन जो ये बिम्स्टेक कवर करता है सारे एरिया को, ये कवर करता है अराउंड 1.5 बिलियन पीपल एंड जो GDP इसकी कंबाइंड पावर कितनी है? 3.8 ट्रिलियन। दिस इज अ बेसिक नॉलेज। ठीक है, देन द सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश, मतलब वो जो हमने अभी देखा 1997, बट विद द एडॉप्शन ऑफ बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो बैंकॉक डिक्लेरेशन अगर मैच द फॉलोइंग में आता है, इट्स रिलेटेड टू बिम्स्टेक, ऐसा याद रखना। ठीक है, इनिशियली इसमें 4 मेंबर थे, जिसे हम इसलिए बिस्टेक दैट इज द बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉपरेशन कहा जाता था इसे। ठीक है, फिर 1997 को इसे रीनेम किया गया बिम्स्टेक आफ्टर म्यांमार जब ज्वाइन किया। ठीक है, म्यांमार ज्वाइन करने के बाद ये M आ गया इधर बिम्स्टेक। लेकिन नेपाल एंड भूटान फिर 2004 को ज्वाइन किए, जिससे अब बिम्स्टेक में फिर N और B कैसे ही जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो फिर नाम ही पूरा चेंज कर दिया, दैट इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन। ओके, पहले था बिस्टेक, फिर आया बिम्स्टेक, म्यांमार आने के बाद देन फिर नाम चेंज कर दिया, नेपाल एंड भूटान ऐड होने के बाद इसका थोड़ा फुल फॉर्म उन्होंने चेंज कर दिया फॉर इजी मीन्स कन्वीनियंस। ओके, देन हमारा नेक्स्ट जो है वो है न्यूज फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिप्रिमांडेड द ओडिशा गवर्नमेंट फॉर बिल्डिंग वॉल्स विदाउट अप्रूवल इन फॉरेस्ट लैंड। ठीक है, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ द प्रपोज श्री जगन्नाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन पुरी। मतलब ओडिशा गवर्नमेंट ने कुछ वॉल बनाया विदाउट द अप्रूवल ऑफ फॉरेस्ट लैंड। ठीक है, फॉरेस्ट लैंड में कुछ वॉल बनाया विदाउट द अप्रूवल। तो ये तो हो गया न्यूज। तो अब हम जानते हैं कि फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी होती क्या है। इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी यानी किसी एक्ट के द्वारा कंस्टिट्यूट किया गया, दैट इज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980।
ओके, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इवेलुएट क्या करता है? इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जिनको फॉरेस्ट लैंड की जरूरत होती है उनके एक्टिविटीज के लिए। तो ये कमेटी कभी अप्रूव करती भी है, कभी अप्रूव नहीं भी करती है। ठीक है, और कभी अगर अप्रूवल देती भी है तो कुछ कंडीशंस भी इम्पोज कर सकती है। ठीक है, इन रिसेंट केस जो अभी ये न्यूज में है, द सैटेलाइट पिक्चर शो दैट द एजेंसी टास्क्ड विद द प्रोजेक्ट हैड ऑलरेडी बिल्ट ए वॉल विदाउट वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय एफएसी। तो इन्होंने उड़ीसा गवर्नमेंट ने एफएसी के द्वारा अप्रूवल आने से पहले ही उन्होंने कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो सैटेलाइट पिक्चर में वो आया, तो ये सब इशू चल रहा है। तो इट वॉज ऑल अबाउट एफएसी। ठीक है, अब थोड़ा सा और चीजों के बारे में जानते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 कब इनेक्ट हुआ था? इनेक्ट क्यों हुआ था? तो स्ट्रीमलाइन फॉरेस्ट रिलेटेड लो, ताकि हम डिफॉरेस्टेशन को रेगुलेट कर सके, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट को हम रेगुलेट कर सके, टिम्बर में हम लेवी ड्यूटी अच्छे से लगा सके, वो इम्प्लीमेंट कर सके अच्छे से। ठीक है, तो अंडर दिस प्रोविजन प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए होती है। ठीक है, इज रिक्वायर्ड फॉर द डाइवर्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट लैंड की अगर आप कुछ यूज करना चाहते हो फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की हमें अप्रूवल चाहिए होती है। एंड ये किस फॉरेस्ट लैंड में अप्लाई करती है? विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 और स्टेट रिकॉर्ड सिंस 1980। एंड अभी इसमें रीसेंट फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 थोड़ी सी क्लियरिटी लाता है। कुछ डीम्ड फॉरेस्ट होते हैं जो फॉरेस्ट जैसा दिखते हैं, फॉरेस्ट जैसा वो हेल्प भी करते हैं काम। ठीक है, तो वो डीम्ड फॉरेस्ट में थोड़ा क्लियरिटी लाने के लिए उन्होंने क्या कहा कि डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम फॉरेस्ट को। It exempts up to 0.1 hectare of forest land for connectivity purpose along road and railways, कि road and railways के लिए 0.1 hectare of forest land को हम use कर सकते हैं। Then up to 10 hectare for security related infrastructure and up to 5 hectare हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट फॉर पब्लिक यूटिलिटी प्रोजेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये इस अमेंडमेंट को ज्यादा मानते नहीं है, वो मेंटेन करते हैं अपने ट्रेडिशनल अप्रोच को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रिएशन ऑफ जूज एंड सफारीज बाय एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी मस्ट रिसीव फाइनल अप्रूवल फ्रॉम द कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम तो भाई ट्रेडिशनल अप्रोच ही फॉलो करेंगे। आपने जो ये नया अमेंडमेंट में क्लियरिटी दी है हमें फॉरेस्ट एरिया की, इतने हद तक हम यूज कर भी सकते हैं अगर सिक्योरिटी रिलेटेड हो, अगर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये हम नहीं मानेंगे। अगर माने भी तो फाइनल अप्रूवल हमसे लेना। ठीक है, तो ये सारा न्यूज है एफएससी रिलेटेड। आई होप यू गेट इट। देन फॉर प्रोजेक्ट पड़ी, ये किसके द्वारा इनिशिएट किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। पढ़ी मीन्स पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। तो अभी 46 सेशन ऑफ क्या था, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली में, तब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इनिशिएट किया दिस प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट की हेल्प क्या होती है, 21 काम के लिए, टू ब्रिंग फोर्थ पब्लिक आर्ट दैट ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज आर्टिस्टिक हेरिटेज, जैसे लोक संस्कृति, लोक कला, इन जो मॉडर्न थीम्स है उसके साथ, ताकि हम इंस्पायर कर सके लोगों को, उस आर्ट को ये प्रमोट करती है। तब न्यूज में जैसे कि ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी थी, इसके बारे में हम जान लेते हैं ये क्या करता है। इट डिसाइड ऑन द इंस्क्रिप्शन ऑफ न्यू साइट इनटू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये डिसाइड करता है कि कौन सी न्यू साइट्स हमारी इंस्क्रिप्शन होनी चाहिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो इंडिया विल बी होस्टिंग द मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन जुलाई 2024। ओके, तो ये फर्स्ट टाइम हमारा इंडिया में हो रहा है जो ये मीटिंग हो रही है। ठीक है, देन इंडिया हैज 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। रिसेंटली कौन सी ऐड हुई? सीक्रेट एसेंबल्स ऑफ होयसाला। ओके, देन दिस इंक्लूड हमारे जो 42 यूनेस्को है उसमें 34 कल्चरल साइट्स है, 7 नेचुरल साइट एंड 1 मिक्स्ड। ओके, तो दिस वर ऑल अबाउट प्रोजेक्ट पढ़ी, पर थोड़ा सा हम स्टेट वाइज आर्ट के बारे में देख लेते हैं, पेंटिंग के बारे में। जैसे राजस्थान में फाड़ पेंटिंग, ठीक है, गोंड पेंटिंग, दैट इज यहाँ, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मार्किंग अलग कर देते हैं। दैट इज मिनिएचर पेंटिंग हिमाचल प्रदेश, तंजौर पेंटिंग तमिलनाडु, अल्पना पेंटिंग त्रिपुरा, पट्टचित्र वेस्ट बंगाल। तो ऐसे सारे मैंने यहाँ पे। देन कलमकारी आंध्र प्रदेश, ठीक है, थांका पेंटिंग सिक्किम एंड लद्दाख। तो ये सारा थोड़ा सा पॉज करके, या फिर आप खुद आर्ट एंड कल्चर आप
तो पढ़ ही रहे हो, वहाँ पे किताब में पेंटिंग वाला जो चैप्टर है वो थोड़ा सा पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, क्योंकि पेंटिंग न्यूज़ में है तो यू हैव टू नो द बेसिक थिंग्स, बेसिक कहाँ पे कौन सी बनी थनी पेंटिंग राजस्थान, तो ऐसे थोड़ा सा आपको जानना होगा। ओके, तो ये आइडिया के लिए थोड़ा आज रिवाइज कर लेना बिकॉज इट वॉज इन न्यूज़। देन जो हमारा फैक्ट इन न्यूज़ है वो है जल स्पर्श। ये जल स्पर्श जो है ना, ये लिवलीहुड प्रोजेक्ट है ताकि हम वेस्ट से वेल्थ बना सके, जो हेल्प करता है रूरल वुमेन को। ठीक है, तो वाटर हाइसन जो होता है उससे वो इकट्ठा करके मार्केटेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। वाटर हाइसन से मैट भी बनाते हैं, पर्स भी बनाते हैं। तो वेस्ट जो होता है वाटर हाइसेंट, वो यूज करके वो अपने लाइवलीहुड को सुधार रहे हैं, राइट। और वाटर हाइसेंट अगर निकालते हैं तो उससे हमारी वेटलैंड बॉडी भी हेल्दी रहती है, क्योंकि वाटर हाइसेंट अगर ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, सनलाइट नहीं पहुंचती, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वाटर बॉडीज में, तो एक तरफ से वेस्ट मैनेजमेंट भी हो गया, एक तरफ से इकोनॉमिक के लिए वैल्यूएबल भी हो गया। और ये प्रोजेक्ट फिनेंशियली सपोर्ट किसके द्वारा किया गया? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज सिडबी। एंड ये सिर्फ असम में नहीं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश में भी ये प्रोजेक्ट चल रही है। तो ये आप मेंस में ऐसे एग्जाम्पल लिख सकते हो कि रूरल ट्राइबल वुमेन को हम वेस्ट मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट की कुछ इनिशिएटिव से उनकी लिवलीहुड भी हम चेंज कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन जीएस पेपर 3, ऑल्सो इकोनॉमिकली एंड एनवायरनमेंट दोनों परस्पेक्टिव से। ठीक है, ये आज का क्विज है। अंडर विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्रोवाइड पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नन एंड वॉइड? तो इसका आंसर आप जरूर से देना। ठीक है, एंड देन लास्ट क्लास का जो आंसर था उसका आंसर है कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ओके, सो दिस वाज इट फॉर टुडे। एंड मैंने आपसे कहा था कि आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज अगर आप इसमें हिस्सा लोगे, इफ यू आर इंटरेस्टेड। बट आज हमारी 1 मंथ कंप्लीट होती है, एंड मैंने नोटिस किया है कि 1 मंथ में आप में से किसी ने कमेंट सेक्शन में क्विज का आंसर नहीं दिया। तो आई होप आप देखते हो, आपको हेल्प होता है, बट शायद आपको टाइम नहीं होता, वट एवर इट इज। तो अभी कुछ टाइम के लिए आई विल कीप दिस सीरीज इन हॉल्ट, ओके, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग द रेस्पॉन्स आई एक्सपेक्टेड। ठीक है, और शायद आप मेंस एग्जाम में बिजी हो, ये भी हो सकता है। तो हम इसे फिर से कंटिन्यू करेंगे वंस यू आस्क मी टू कंटिन्यू, क्योंकि अगर आपको कंटिन्यू, आपको चाहिए होगा ये चीज, तो आई विल कंटिन्यू बिकॉज आई एम हेयर फॉर यू ऑल। ओके, तो आप जो इनिशिएटिव बोलोगे, अगर आपको कुछ नया भी इनिशिएटिव चाहिए, यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, तो आई विल ब्रिंग दैट सीरीज फॉर यू। ठीक है, और दैट इज न्यूज़पेपर एनालिसिस कल से आई वोंट बी अपलोडिंग। इफ यू वांट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, देन अगेन मैं वापस इस सीरीज को चालू करूंगी। लेकिन एज 1 मंथ आई हैव कंटिन्यूड इट, एंड अब थोड़ा सा एंगेजमेंट कम हो रहा था, तो मैंने सोचा कुछ नया इनिशिएटिव लाऊं। शायद आपको ये थोड़ा सा बोर लग रहा हो, ठीक है, एंड आपके माइंड में भी कुछ अगर हो जिस चीज से मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ, प्लीज डू लेट मी नो, ताकि मैं आपको भी हेल्प कर सकूं एंड मैं खुद को भी हेल्प कर सकूं आपको हेल्प करके। ठीक है, तो that was it for today guys. I hope you are doing well, and if you have any idea, do let me know. Okay, and if you want me to continue it again, then also do let me know. जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे आफ्टर योर मीन्स, तब भी आप मुझे बोल सकते हो कि आप स्टार्ट करिए, फिर से हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैप्पी स्टडिंग।